हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई का थर्ड शिफ्ट का पेपर है और ये 14/12/2017 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन बी, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन सी, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। और ऑप्शन डी है, यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो दोस्तों इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, इस हिसाब से यह अशुद्धि दूर हो जाएगी। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द पूछा हुआ है, वो भी विकीर्ण का। विकीर्ण का दोस्तों विलोम शब्द होता है एकत्र। एकत्र जो है इसका विपरीत शब्द होता है। और विकीर्ण, ये विकीर्ण का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है। और अब यहाँ पर आप इसका देख भी लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द एकत्र है। बाहर का विपरीतार्थी शब्द भीतर या अंदर है, और भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों सबको पता है वेदों की संख्या 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब 4 देखते हैं। कुछ यहाँ पर ये भी देख लीजिए, वेदों की संख्या 4 हैं। कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या है। बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पहला है बंधुओं, दूसरा है बंधुवर्ग, तीसरा है बंधु, चौथा है बंधुएं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंधु शब्द का बहुवचन बंधुओं हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। ऑप्शन ए है मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना। ऑप्शन बी है दोनों तरफ खतरा। और दोस्तों ऑप्शन सी है एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। और ऑप्शन डी है कहीं का भी न रहना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ। यहाँ पर साकेत महाकाव्य की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुई थी। अब पहला है सार्क लिटरेरी अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानपीठ। ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती। और ऑप्शन नंबर डी है मंगला प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कवि मैथिली शरण गुप्त को उनके महाकाव्य साकेत के लिए 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक दोस्तों एक पैराग्राफ दिया गया है। और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप उसका आंसर दे सकते हैं। जो भी पैराग्राफ में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा या जो भी आपको पैराग्राफ पढ़ने पे मिलेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। तो इस हिसाब से हम ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के बता दे रहे हैं। सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं। पहला है पूर्ण शिक्षित होने का। ऑप्शन बी है स्वतंत्र नियम बनाने का। ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से फलित होने का। और ऑप्शन डी है परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने का। दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तो इस हिसाब से पैराग्राफ के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सदियों से महिलाएं परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने की प्रथा को निभाती आ रही हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों ये प्रथा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। ऑप्शन ए है सदी सदी में दहेज जैसी कुप्रथा को समाज में बनाए रखना। और ऑप्शन बी है लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव। और ऑप्शन नंबर सी है पुरुषों का विरोध करना। और ऑप्शन डी है
महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव। दोस्तों अभी भी है, ये लड़के और लड़कियों में समान अधिकार का अभाव अभी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है। दोस्तों वो जो पैराग्राफ आप पढ़े होंगे उसमें धूमकेतु का अर्थ आपको दिया होगा। तो पहला है नभ में चमकने वाले सितारे का नाम, और ऑप्शन बी है आकाश में तारे का चमकना, ऑप्शन सी है शादी में मिलने वाले दहेज की खुशी, ऑप्शन डी है डर खौफ मंडराना। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो गद्यांश में दिया हुआ है। गद्यांश के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। पहला है लोहे के चने का शौकीन होना, ऑप्शन नंबर बी है चनों के लिए मारे मारे फिरना, ऑप्शन सी है बहुत कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन डी है बहुत खतरा उठाना। दोस्तों लोहे का चना चबाना होता है बहुत कठिनाई का सामना करना होता है। दोस्तों बोलते नहीं है लोहे का चना चबा दूंगा बेटा तुमको, तो इस हिसाब से आप समझ भी सकते हैं कहीं कहीं मुहावरे का अर्थ मुहावरा बोल देते हैं लोग, और भले ही उसका अर्थ ना पता हो लेकिन बोल देते हैं बहुत सारे लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल, और ऑप्शन डी है पूर्ण भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो दोस्तों यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा, ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता दोस्तों इसका डिटेल बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं। और एक बार आप हिंदी बस देख लीजिए, एक बार देख लीजिए हमारे कहने पर, उसके बाद आपको हिंदी हमको नहीं लगता दोबारा उठाने की ज़रूरत है। बस एक बार हिंदी देखिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए, तो आपको हिंदी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द। दोस्तों यहाँ पर प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा अल्प। प्रचुर मतलब अधिक होता है, प्रचुर का विलोम होगा अर्थ, यहाँ पर हो जाएगा अल्प होगा। और यहाँ पर मृदुल का विलोम कठोर हो जाएगा, और भी दिया है निम्न का विलोम उच्च हो जाएगा, उच्च का विलोम क्या होगा आप देख लीजिएगा एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मेरी बहन उच्च शिक्षा, यहाँ पर उच्च शिक्षा यहाँ पर भरने के लिए आया है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, क्या उच्च शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, और ऑस्ट्रेलिया जा रही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के लिए आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ क्या माना जाता है। दोस्तों वहाँ पर अर्थ अलंकार माना जाता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर देख भी लीजिए, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा संदेह व्यतिरेक आदि अर्थ अलंकार के भेद हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा संदेह व्यतिरेक और भी जो हैं ये अर्थ अलंकार के भेद होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। हमने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि आप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये सारा याद कर लीजिए। आ गया ना, देखिए। ऑप्शन नंबर ए है कासीदाकार, ऑप्शन नंबर बी है जुर्राब, ऑप्शन नंबर सी है पजामा, ऑप्शन नंबर डी है घाघरा। दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग पहचानना है तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जुर्राब। ठीक है, लेकिन देखने पे लग नहीं रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ही आप बता पाएंगे। यहाँ पर देखिए जुर्राब स्त्रीलिंग शब्द है, यह तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी जान लीजिए। ये कौन सा भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है क्या? जुर्राब। जबकि कासीदाकार, पजामा और घाघरा पुल्लिंग शब्द है, ये भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 में रिक्त स्थान भरने के लिए आया है, दिव्या और सौम्या में क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी है, कौन है बड़ी? दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द
कौन सा है? पहला है मस्तक, ऑप्शन नंबर बी है प्रलय, ऑप्शन नंबर सी है उन्नत, ऑप्शन नंबर डी है भाला। तो दोस्तों यहाँ पर भाल का समानार्थी शब्द पूछा है। भाल दोस्तों यहाँ पर माथे को भी बोलते हैं, मस्तक को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाल को मस्तक बोलते हैं, इसका ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? अब बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? पहला है बुढ़िया, और दूसरी है बुढ़ियों, तीसरी है बुढ़ियाँ, और चौथा है बुढ़ियाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी है, सिंपल जरूर है, लेकिन जो है शब्दों का हेर फेर बहुत होता है। मात्राएं का, अंक बिंदी का और चंद्र बिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस हिसाब से आप ध्यान से जो है इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा जल्दबाजी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी को आप इतना हल्के में भी मत लीजिएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चिरजीवो चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। पूछा है इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? पहला है उत्प्रेक्षा, दूसरा है उपमा, तीसरा है रूपक, चौथा है श्लेष। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर, यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पूछा लिखा है उक्त पंक्ति में वृक्ष भानुजा के दो अर्थ हैं। पहला है वृक्ष भानु की पुत्री राधा, और दूसरा है वृषभ यानी कि बैल की अनुजा बहन गाय। इसी प्रकार हलधर के भी दो अर्थ हैं, पहला है बलराम और दूसरा है बैल। ठीक है, इसमें और भी लिखा गया है श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष अलंकार कहते हैं। अलंकार भी दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पूछा है इन पंक्तियों में अलंकार आपको पहचानना है। पहला है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है अन्योक्ति, ऑप्शन डी है उपमा। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। और क्यों होगा अतिशयोक्ति अलंकार ये भी देख लीजिए आप। दोस्तों यहाँ पर लिखा है जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों अगर कोई बात आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं तो वहाँ पर समझ लीजिए आप अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? दोस्तों पहला है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, और दूसरा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, और तीसरा है भाववाचक से जातिवाचक, और चौथा है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। और यहाँ पर क्यों है ये भी आप देख लीजिए। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वहाँ जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाता है। ठीक है, जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है वाचक, ऑप्शन बी है उपमान, ऑप्शन सी है साधारण धर्म, ऑप्शन डी है उपमेय। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा उपमान। ठीक है, अब क्यों होगा देखिए। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इस पंक्ति में अरविंद उपमान है। उपमान का अर्थ है जिससे उपमा दी जाए। शिशु वृंद उपमेय है। उपमेय का अर्थ है जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है वाह कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन नंबर बी है छी कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन नंबर सी है ओह कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन नंबर डी है आह कितना घृणित दृश्य है। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों सही है विकल्प बी।
इसलिए सही है। जब वाक्य में घृणा का वर्णन किया जाए तब छी का प्रयोग होता है। सुंदरता का वर्णन हो तो वाह, और आश्चर्य का अगर बोध होने पर ओ, और तथा व्यथा का बोध होने पर आह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना मतलब व्याकुल होना होता है। ठीक है, अकुला रहा है मन या व्याकुल हो रहा है मन, इसका ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? पहला है बीजक में, दूसरा है मृगावती में, तीसरा है पदावली में, चौथा है सूरसागर में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजक में। यहाँ पर लिखा भी है कबीरदास जी की रचनाएं बीजक से संकलित हैं, सूरदास की रचनाएं सूरसागर से संकलित हैं, और मृगावती की रचना कुतुबन जी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 26 देखते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके थे। महादेवी वर्मा के नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सक्सेरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सक्सेरिया पुरस्कार। और ये कब हुआ था ये भी आप देख लीजिए। महादेवी वर्मा को उनकी रचना नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों ब्रजभाषा बोली जाती है। मथुरा, आगरा, ग्वालियर, धौलपुर और यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। अवधी यहाँ पर कहाँ पर बोली जाती है? अपने यहाँ पर लखनऊ साइड, यहाँ पर इलाहाबाद साइड, यहाँ पर ये अवधी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ पर बोली जाती है और लिखा है सूरदास, रहीम, रसखान, केशव बिहारी आदि जो है ब्रजभाषा के प्रमुख कवि जो है इनको माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए? लिखा है आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों, ऑप्शन नंबर बी है उन्हें आधुनिक मीरा के नाम, और ऑप्शन नंबर सी है से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी है में से एक होने के कारण। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों प्रश्नगत वाक्य के इस अंश में के सबसे सशक्त के स्थान पर की सशक्त का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सशक्त में सबसे का भाव समाहित होता है। अगर आप सशक्त बोल दिए तो वहाँ पर सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया है। यहाँ पर लिखा है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? दूसरा और तीसरा आपको बताना है। दोस्तों दूसरा हो जाएगा उत्तरावस्था और तीसरा हो जाएगा उत्तमावस्था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 जो हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर पूछा है पर्यायवाची शब्द, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द होता है प्रत्युत्तर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्युत्तर जो है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 31 में भी दोस्तों रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर हम पहले ही बोल दिए हैं, यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली से मेरठ की दूरी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं कि बताने लायक हो। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। हाथ साफ करना, रगा सियार, ऑप्शन नंबर सी है नाको चने चबाना, ऑप्शन नंबर डी है जहर उगलना। धूर्त शब्द दोस्तों रंगा सियार से ही संबंधित हो जाएगा, क्योंकि सियार दोस्तों धूर्त होता है, इसलिए यहाँ पर रंगा सियार से ही संबंधित होना चाहिए और वही सही है। अब 33 देखते हैं। कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ
निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? कोयले की दलाली में मुंह काला। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, यानी कि कोयले की दलाली में मुंह काला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। देखिए स्त्रीलिंग तभी ऊपर आया था, अब पुल्लिंग शब्द आया है। पहला है भुजा, दूसरा है जाति, तीसरा है चिड़िया और चौथा है कपड़ा। दोस्तों कपड़ा जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द, जबकि ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। भुजा, जाति और चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पहला है पवित्र, दूसरा है पवित्रात्मा, तीसरा है पवित्रम और चौथा है पाक। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पवित्रता का जो है पवित्र हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अब 36 देखते हैं, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से वाक्य छांटना है आपको। तुम निसंकोच चले जाइए, और बी है, आप निसंकोच चले जाइएगा, और सी है, आप निसंकोच चले जाओ, और डी है, आप निसंकोच चले जाइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आप निसंकोच चले जाइए, ना कि चले जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 37 में दोस्तों यहाँ पर भी रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। यहाँ पर हो जाएगा, जिसने खिड़की की शीशा तोड़ा है, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। ठीक है, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है और वह बता दे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसने और वह स्थान आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। वैसे भी दोस्तों बीमार ही है हर कोई मानसिक रूप से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें पूछा है, वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन, तीसरा है सदैव बहुवचन और चौथा है सदैव एक वचन। दोस्तों यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सदैव एक वचन, हर कोई मतलब सदैव एक ही होगा हर कोई का मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। पहला है जयशंकर प्रसाद यामा और महादेवी वर्मा ययाति। ऑप्शन बी नासिरा शर्मा जियाहट। ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। यहाँ पर सही सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। ठीक है, और यामा महादेवी वर्मा की रचना है, अभी हम ऊपर पढ़े थे। अब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? पहला है प्रतिविशेषण, ऑप्शन नंबर बी है विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है विशेष्य। दोस्तों यहाँ पर उन्नत शब्द जो है विशेषण दर्शाता है। ठीक है, उन्नत शब्द विशेषण दर्शाता है, जबकि इसका जो विशेष्य होता है वो उन्नति होता है। ये दोस्तों हिंदी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मूल विधि की और संविधान की और सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान का। तो दोस्तों आप लोग पढ़िएगा जरूर। पहला क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट जज। दोस्तों राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है भूमि बंधक, ऑप्शन बी है भूमि विकास, ऑप्शन सी है
भूमि खेती, ऑप्शन डी है सिंचाई। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमि बंधक। और क्यों होगा ये भी आप देख लीजिए। प्रारंभ में वाणिज्यिक बैंकों का कृषि वित्त के क्षेत्र में योगदान नगण्य था। 19 जुलाई 1969 को सरकार द्वारा 14 व्यापारिक बैंकों तथा 1980 में 6 व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दी गई साख में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण भूमि बंधक योजना के अंतर्गत कृषि नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, नहीं तो याद नहीं होगा। और दोस्तों और आप यूपीएसआई के लिए अगर जुटे हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी आप कोई ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को ये पता चले कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, आप कितने टाइम के अंदर कितना क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन टाइम अगर आप नहीं मैच करेंगे तो जो है दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने से ये होगा आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कर ले रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है। मैटर आपको जो है वही मैथ और रीजनिंग में ही दिखेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है टाइम टेकिंग होता है। अगर वही आप जो है टाइम के अंदर कर ले गए, बाकी ये दोनों तो आप हवा में उड़ा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विषुवतीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए है 12 महीने, ऑप्शन नंबर बी है 4 महीने, ऑप्शन नंबर सी है 24 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है 6 महीने। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 6 महीने में विषुवतीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार घटित होता है। ठीक है, और ये कब घटित होता है? मार्च विषुवत एवं सितंबर विषुवत के दौरान घटित होता है, ये भी जान लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन नंबर सी है समानता एवं समावेशन केंद्र, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला कोष इस हिसाब से सही होगा। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं राष्ट्रीय महिला कोष RMK की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च 1993 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष का लक्ष्य आय सृजन गतिविधियों के लिए अनौपचारिक यानी कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को ग्राहक अनुकूल बिना सहायता और आसान वातावरण में सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया, यानी कि एक लोन लेने के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। पहला क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर बी है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर सी है लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994, और ऑप्शन नंबर डी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल बिहारी मुकदमा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए लाल बिहारी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अमलों के एक भारतीय किसान और कार्यकर्ता हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर 1975-1994 के बीच मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने यह साबित करने के लिए 19 वर्ष तक भारतीय नौकरशाही के साथ संघर्ष किया कि वह जीवित हैं। अपने जीवित के लिए दोस्तों इन्होंने संघर्ष किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS और परमाणु उपकरणों के सुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ आयोजन किया गया था? पहला है इजराइल, दूसरा है टोरंटो, तीसरा है वाशिंगटन, चौथा है नई दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। वाशिंगटन में जो है आयोजित किया गया था। 31 मार्च से 1 अप्रैल 2016 को वाशिंगटन डीसी में चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस शिखर में सम्मेलन में उत्तर कोरिया द्वारा लगातार किया जा रहा मिसाइल परीक्षण एवं इस्लामिक स्टेट की तीव्र प्रसार वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं या नहीं। दोस्तों करंट अफेयर आप कोई भी मतलब यूट्यूब का कोई भी एक चैनल ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर जैसे नेक्स्ट एग्जाम हुआ बहुत ही अच्छा उस पर आता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा पढ़ाता है दोस्तों आप उसको ही ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपका करंट अफेयर से भी कोई क्वेश्चन ना छूट पाए, और जल्द से जल्द दोस्तों आप तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य को प्रयास करना होगा। ए है अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और बी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के दौरान निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, और सी है परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का। अब दोस्तों ए बी सी में कौन सही है ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, और जबकि सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए आप, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और सी है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और डी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये इसका डिटेल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान, दोस्तों यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आ जाएगा पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है, और बी है आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा, और दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर, अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, जबकि अन्य मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर 44वां संविधान संशोधन में ये हुआ था, को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह उल्लेखित किसमें है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों के द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास लामित्ये के लिए
भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था? पहला है मालदीव, दूसरा है जापान, तीसरा है सेशेल्स और डी है श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेशेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, सेशेल्स। अब इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, भारत एवं सेशेल्स के मध्य वर्ष 2001 से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य विगत संयुक्त सैन्य अभ्यास फरवरी 2016 में विक्टोरिया सेशेल्स में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास को स्थानीय बोली क्रेओल में लामेत्ये नाम दिया गया, ठीक है, जिसका अर्थ दोस्ती होता है। 24 फरवरी 2018 से 4 मार्च 2018 के मध्य भारतीय सेना और सेशेल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्स के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास माहे द्वीप सेशेल में संपन्न हुआ। अब 11 देखते हैं। 11 में दोस्तों इसमें पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डंपस्टर डाइविंग एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन यानी कि रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डंपस्टर डाइविंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को कितने % बढ़ा दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर 15% बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजे की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, चुनाव याचिका जो है जांच प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनाव याचिका भी हमारे देश की चुनाव प्रणाली की खास विशेषता है। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं तो संबंधित क्षेत्र का उम्मीदवार उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। उच्च न्यायालय उसके चुनाव को रद्द कर सकता है यदि यह सिद्ध हो जाए कि वास्तव में भ्रष्ट साधन अपनाए गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? पहला है भारत में निगमित कंपनी, और बी है गैर सरकारी संगठन, और सी है विदेशी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी सी तीनों जो है नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 तथा दूसरी अनुसूची के अनुसार भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन, विदेशी इस अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 15 में भी दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आया है। 15 है, लगभग हर 10 वर्ष में, यहाँ पर रिक्त स्थान में 10 वर्ष आ जाएगा। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपको आता ही होगा। 16 देखते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM रोम जिसको बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर वह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है यार, यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक वानिकी। सॉरी दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक स्थानांतरण खेती वेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? पहला है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्थानांतरित खेती वेवर जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
1950 में हुई थी। 26 यानी कि 28 फरवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 का इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों दोनों ही आप याद कर लीजिएगा, कभी ये पूछ ले उद्घाटन कब हुआ था और कभी ये भी पूछ सकता है कि गठन कब हुआ था। तो दोस्तों दोनों में अंतर है, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। बी है, समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सी सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों जो है सही लिखा गया है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यह पहला भूमि सुधार संशोधन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर कब हुआ था? यह 1951 में हुआ था, ठीक है। हम आपको पॉलिटी में बताए हुए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय संविधान संशोधन पहली बार वर्ष 1951 में संशोधित किया गया, ठीक है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1951 के नाम से जाना गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मई 1951 में इसे पेश किया गया। जून 1951 में संसद में पास कर दिया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान किए गए, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? जिन महिलाओं की आयु 6 लाख रुपए है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या है? ठीक है, कितना होगा आयकर की दर? 20%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिन महिलाओं की आयु 6 लाख रुपए है, उनके लिए आयकर की दर 20% थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन महिलाओं की आयु 6 लाख रुपए है, उनके लिए आयकर 10% होगी, यानी कि ये भी वैकल्पिक होगी। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है। ये सिंबल का है क्वेश्चन, सिंबल का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इस सिंबल का अर्थ क्या है? इस सिंबल का अर्थ क्या है? पहला है आगे खतरनाक ढाल है, दूसरा है धीरे चलें, और तीसरा है आगे 2 मोड़ हैं, और चौथा है आगे रास्ते घुमावदार हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाएं तरफ, ठीक है। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 किस विषय से संबंधित है? पहला है शरारत, दूसरा है जबरन वसूली, तीसरा है आपराधिक विश्वास भंग, चौथा है छल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपराधिक विश्वास भंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में है, किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राज्य परिषद यानी कि ISC की 12वीं अस्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, और ऑप्शन डी है दीपक पारेख। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजनाथ सिंह। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद के विचारार्थ मामले पर लगातार परामर्श करने और कार्रवाई करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का गठन किया गया है। अस्थायी समिति में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री और सदस्यों के रूप में कैबिनेट रैंक के 5 केंद्रीय मंत्री और अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति की 12वीं बैठक 2017 में की अध्यक्षता की थी। बैठक का उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों पर पंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करना था। यह है दोस्तों इसका डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट
मुद्रा के बारे में सच है? पहला है भंडार और सोने के द्वारा समर्थित है। ऑप्शन बी है विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है पण्य बाजार का एक रूप है। ऑप्शन डी है कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है दल बदल का जो है पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। आप याद करिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1935 से 1945 के 1939 से 1945 के मध्य हुआ था और उस दौरान वायसराय लिनलिथगो था 1936 से 1943 और लॉर्ड वेवेल जो है 1943 से 1947 के मध्य था। अब 29 देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? 30 नवंबर 2017 को कौन थे? प्रदीप कुमार सिन्हा जी थे मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मंत्रिमंडल सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा का कार्यकाल 13 जून 2015 से 30 अगस्त 2019 तक था। 30 अगस्त 2019 से राजीव गौबा भारत के मंत्रिमंडल सचिव हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद कीजिए। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? राजीव गौबा जी हैं। अब दोस्तों बात ये आती है आप कितना करंट अफेयर में तैयार कर रहे हैं? तैयार कर लीजिए दोस्तों, हम बार बार इसको नहीं बताने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितने के बीच है? कितने के बीच है दोस्तों? यहाँ पर 31 से 40 के बीच है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऐसे क्षेत्रों को अति संवेदनशील कहा जाता है जो स्थानिक प्रजातियों यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की एक मूल प्रजाति जो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है के लिहाज से अत्यंत समृद्ध होते हैं। साथ ही ऐसे क्षेत्र मानव गतिविधियों से काफ़ी प्रभावित एवं परिवर्तित होते हैं। वर्तमान में विश्व भर में लगभग 31 से 40 जैव विविधता संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? दोस्तों पहला है उंगलियां, दूसरा है गर्दन, तीसरा है निचली टांग और चौथा है कुहनी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुहनी को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निचली टांग के मध्य जो है यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेपिक, ऑप्शन नंबर ई है चाकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है स्फेलेट राइट, ऑप्शन नंबर डी है बोरनाइट। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्फेलेट राइट जो है जिंक का एक अयस्क होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है देवबंद आंदोलन से। ये दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, देवबंद आंदोलन से यह स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूटान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है बीजू पटनायक, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन सी है MG रामचंद्रन, ऑप्शन डी है देवीलाल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यह भूटान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1991 में आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। जयप्रकाश नारायण ने भूटान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जयप्रकाश भूटान आंदोलन को आर्थिक व सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका मानते थे। उन्होंने उसे नवीन जीवन पद्धति सिद्धांत एवं व्यवहार तथा नवीन सामाजिक दर्शन की संज्ञा दी। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते संधि सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, विदेश मंत्रालय ही उसे पारित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 51A में सन्निहित है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, 12 से अनुच्छेद 51A में। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय अपराध जांच विभाग यानी कि CID का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों सबको पता होना चाहिए, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राय बहादुर पंडित शंभुनाथ जी को CID का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती पहला है भूमि और भवन पर कर, ऑप्शन नंबर बी है। पथकर, ऑप्शन नंबर सी है। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी क्या है? डाकघर बचत खाते, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको ये भी बताए थे अगर कोई साइबर क्राइम जो है कर रहा है तो वो कौन से सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब भूमि और भवन पर कर जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और पथकर भवन पर कर है ये राज्य सूची, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और वन पशु और पक्षियों की सुरक्षा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और डाकघर बचत खाते ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र, ऑप्शन बी है परियोजना संवर्धन योजना, ऑप्शन सी है परियोजना अनुवीक्षण, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय परियोजना अनुवीक्षण दल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, PMG यानी कि परियोजना अनुवीक्षण दल। ठीक है, अब यहाँ पर देख भी सकते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण दल PMG का गठन 2013 में किया गया था। ठीक है, यह बड़े सार्वजनिक निजी और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं के निर्माण हेतु फास्ट ट्रैक के तहत विभिन्न मुद्दों को हल करने का एक संस्थागत तंत्र है। यह 14 सितंबर 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम कर रहा है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पॉलिटी और सामान्य ज्ञान और मूल विधि का। क्वेश्चन नंबर 40 है। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति जो है 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। इसका अध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व सदस्य NK सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और रीजनिंग ये दोस्तों आपको खुद करना होगा और ये आप खुद से कीजिए, और हो सकेगा तो हम इसका भी बैच लेके आएंगे और शायद जल्द ही लाएं। ठीक है, लेकिन आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, आप खुद से करिए, क्योंकि ये अगर हम आपको पढ़ा भी देंगे तो भी आपको इसमें सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप स्पीड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन दोनों का। ठीक है, आप बस
यही है, आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए, और कुछ ना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से भी कंटेंट लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद और जय हिंद।